सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अपने घरों में स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे। स्वागत है आपका आज की कक्षा में। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हेमलता बत्रा। आज का हमारा मंत्र है देवी मंत्र। सभी बच्चे हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद और मेरे साथ देवी मंत्र का उच्चारण करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज बच्चों, आज का हमारा पाठ है संधि, जिसकी हम पुनरावृत्ति करेंगे। इसलिए इसको मैं आज आपके पास इन स्लाइड्स के माध्यम से लेके आई हूँ, जिससे आपको पाठ को समझने में आसानी होगी। सारा पाठ हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। आज हम पुनरावृत्ति करेंगे इन स्लाइड्स के माध्यम से। आज देखिए, संधि। संधि शब्द का अर्थ है मेल। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार अर्थात परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। जैसे सम जमा तोष संतोष, देव जमा इंद्र देवेंद्र, भानु जमा उदय भानुदय। इसी को हमने सारे पाठ्य पुस्तक में उदाहरणों सहित पढ़ा है। अब हमने पढ़े संधि के भेद। संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसे हमने इस माध्यम से पढ़ा। फिर हम आए स्वर संधि पे कि स्वर संधि क्या होती है। दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को हम स्वर संधि कहते हैं, जहाँ पर दो स्वरों के मेल से परिवर्तन आ रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्वर संधि के अंतर्गत हम स्वरों में आने वाले परिवर्तन के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे विद्या जमा आलय विद्यालय, प्रथम वर्ण का अंतिम स्वर और द्वितीय शब्द का प्रथम स्वर मिलकर यह संधि बनाते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। अब वो हम देखेंगे किस प्रकार। जिसका पहला है दीर्घ संधि। स्वर या दीर्घ अ ई उ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर अ ई उ आ आए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ ई और उ हो जाते हैं। जैसे हिम जमा आलय हिमालय और विद्या जमा अर्थी विद्यार्थी। इसी प्रकार ई और ई की संधि होती है। जैसे रवि जमा इंद्र रविंद्र, मुनि जमा इंद्र मुनिंद्र, गिरि जमा ईश गिरीश, मुनि जमा ईश मुनीश, मही जमा इंद्र महेंद्र, नारी जमा इंदु नारिंदु। तो यहाँ आपने देखा छोटी ई और छोटी ई का जब मेल हुआ तो बड़ी ई बन गई। यहाँ हम दीर्घ संधि की बात कर रहे हैं। दीर्घ का शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बताया था बड़ा। तो हम यहाँ पर छोटा ई और बड़ा ई, छोटा ई और छोटा ई मिलकर बड़ा ई बना। उसके बाद छोटे ई से बड़े ई का जब मेल हुआ तो हमारे पास संधि के पश्चात बड़ा ई आया। तभी हमारा गिरि जमा ईश गिरीश नवीन शब्द की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार हमने दीर्घ संधि को समझा। अब देखिए, दीर्घ संधि में ही छोटा ऊ जमा और छोटा ऊ तो बड़ा ऊ हो गया। जैसे भानु जमा उदय भानुदय, विधु जमा उदय विधुदय। उसी प्रकार छोटा ऊ और बड़ा ऊ जब मिले तो बड़ा ऊ बना। जैसे लघु जमा उर्मी लघुर्मी, सिंधु जमा उर्मी सिंधुर्मी। फिर बड़ा ऊ और छोटा ऊ का जब मेल हुआ तब भी बड़ा ऊ बना। जैसे वधु जमा उत्सव वधुत्सव, वधु जमा उल्लेख वधुलेख। अब बड़ा ऊ और बड़ा ऊ का जब मेल हुआ तो भी हमारे पास इस संधि के मेल से बड़ा ऊ प्राप्त हुआ। तो भू जमा उधर्व भूधर्व। आगे देखिए, आगे हम पढ़ेंगे यण संधि के बारे में। यह संधि का ही भेद है। इसमें अ आ के आगे ई हो तो ए उ ओ हो जाता है, और री हो तो अर हो जाता है। इसे हम गुण संधि कहते हैं।
जैसे नर जमा इंद्र नरेंद्र। आप यहाँ पर, जैसा कि मैंने सभी छात्रों को बताया था, इन वर्णों में से आप स्वरों को, क्योंकि यहाँ पर हम स्वरों के माध्यम से होने वाली संधि का अध्ययन कर रहे हैं, तो आप प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण, यानी कि पहले शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि या स्वर को और दूसरे शब्द के प्रथम स्वर को जब जोड़ेंगे, उसी संधि से हमारे नवीन शब्द का निर्माण होगा। जैसे अ जमा ई तो हो गया ए, जैसे नर जमा ईश नरेश, नर जमा इंद्र नरेंद्र। आ जमा ई हो गया ए, जैसे महा जमा इंद्र महेंद्र। अ जमा उ तो हो गया ओ, जल जमा उर्मी जलोर्मी। आ जमा उ हमारा हो गया ओ, महा जमा उर्मी मोहर्मी। अ के साथ जब री का मेल होगा तो क्या हो जाता है? अर। अ के साथ री का मेल हुआ, हो गया अर। देव जमा ऋषि देव ऋषि। आ के साथ री का मेल हुआ, हो गया अर। महा जमा ऋषि महर्षि। अब देखिए, यण संधि के अंतर्गत हम यह पढ़ते हैं कि अ का ए से मेल होने पर ए, अ, आ का ओ और अ से मेल होने पर अ हो जाता है। इसे हम वृद्धि संधि कहते हैं। यण संधि के बाद हम वृद्धि संधि पे आते हैं, जहाँ एक जमा एक एक, वन जमा औषधि वनौषधि। सारे उदाहरण क्योंकि आपकी पाठ्य पुस्तक में हैं, आप पढ़ चुके हैं, इसीलिए आपके सामने इस स्लाइड के माध्यम से इन्हीं उदाहरणों को आपके समक्ष रखा है, ताकि आपको इन्हें समझने में विशेष प्रयास ना करना पड़े, क्योंकि आप पहले ये पाठ्य पुस्तक से पढ़ चुके हैं। वीडियोस में भी आप इनके इनका शाब्दिक अर्थ के साथ इनको और उदाहरणों के साथ इनका अध्ययन कर चुके हैं, तो इसलिए आपको समझने में आसानी होगी और इन स्लाइड्स के माध्यम से सब कुछ आपके मन मस्तिष्क में पुनः जीवित रूप में आ जाएगा, तो आपको वो सारी पुनरावृत्ति हो जाएगी। मत जमा ऐक्य मत ऐक्य। अब हम देखिए, यहाँ हम देखते हैं यण संधि। ई के आगे कोई विजातीय या असमान स्वर होने पर ई का य हो जाता है। ख में उ के आगे विजातीय स्वर होने पर उ को का व हो जाता है, और री के आगे आने पर यह जो है, जैसे आपने यहाँ देखेंगे ई अ य अ, तो हमारे पास क्या बन गया? यदि जमा अपि यद्यपि। य के साथ हमने अ स्वर लगाया है, य के साथ अ स्वर की ध्वनि आ रही है। यहाँ पर बड़ा ई और बड़ा आ जब मिले तो य के साथ आ स्वर की ध्वनि आ रही है, इसलिए इत्ति जमा आदि इत्यादि। नदी जमा अर्पण नद्यर्पण। देवी जमा आगमन दिव्यागमन। उ जमा अ तो हमारा हो गया व के साथ भी अ की ध्वनि आपको सुनाई दे रही है। जब आप, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि संधि के पाठ में उच्चारण का विशेष महत्व है। जब आप उच्चारण के साथ इस पाठ को पढ़ेंगे, और सभी बच्चों ने ऐसा किया भी, लाइव क्लास में भी मैंने देखा, जहाँ जहाँ बच्चों को मैंने उच्चारण करने का निर्देश दिया, बच्चे शब्दों का उच्चारण भली भांति कर रहे थे। तो आशा करती हूँ बच्चे इस पाठ को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और इस पुनरावृत्ति के माध्यम से उनके बाकी संशयों का भी निवारण हो जाएगा। अब देखिए, जैसे अनु जमा अय हमारा बना अन्वय, सु जमा आगत स्वागत, अनु जमा एषण अन्वेषण, पितृ जमा आज्ञा पित्राज्ञा। सारे वही उदाहरण हैं जो आपने अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़े हैं। अब हम इसका 5वां भाग पढ़ेंगे, अयाधि संधि। ए और ओ से परे किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः अय आए अव और आव हो जाता है। इसे हम अयाधि संधि कहते हैं। जैसे ए के साथ अ स्वर जुड़ा तो अय हो गया, ए के साथ अ स्वर जुड़ा तो आय हो गया, ओ के साथ अ स्वर जुड़ा तो अव हो गया, ओ के साथ अ स्वर जुड़ा तो आव हो गया, ओ के साथ ई स्वर जुड़ा तो आव हो गया। उदाहरण से समझिए, ने जमा अन नयन, गै जमा अक गायक, पौ जमा अन पवन, पौ जमा अक पावक, नौ जमा इक नाविक।
आप जब इसका उच्चारण करेंगे तो अपने जिस प्रकार आपके मुंह से इन शब्दों का उच्चारण होगा, आपको इसके उच्चारण से ही इसके स्वर की ध्वनि का पता चल जाएगा और आप इसे और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के बारे में। हमारी पुनरावृत्ति है व्यंजन संधि। किसी व्यंजन का किसी व्यंजन या स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कि एक स्वर और एक व्यंजन या फिर दोनों व्यंजन, जैसा कि आप सभी जानते हैं। अब इसका पहला नियम है, किसी वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प के बाद यदि किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण य र ल व ह या कोई स्वर हो तो क को ण में, च को ज में और ट को ड़ में और प को ब में परिवर्तित कर देता है। आप सभी बच्चे ये पढ़ चुके हैं, उदाहरण से समझेंगे। जैसे क जमा ग तो गग बन गया दिक जमा गज दिग्गज, क जमा ई गी बन गया वाक जमा ईश वागीश, च जमा अ तो हमारे पास जो संधि के पश्चात हमें प्राप्त हुआ व्यंजन वो था ज, अच जमा अत अजत, ट जमा आ डा, षट जमा आनन षडानन, प जमा ज बब्ज, अप जमा ज अब्ज। अब देखिए, किसी वर्ग के पहले क च ट त प के बाद यदि न या म हो तो उसके स्थान पर उसी का पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे क जमा म तो ड हो गया, वाक जमा मय वांग्मय, ट जमा मण षट मास षणमास, त जमा न उत्तर जमा नयन उनयन। अब देखिए, ग घ द भ ब य र ल कोई स्वर हो तो दोनों मिल जाते हैं। उदाहरण से समझेंगे। जैसे त के साथ जब भ मिला तो हमारा बना दब, यानी कि सत जमा भावना सद्भावना, त जमा दी जगत जमा ईश जगदीश, भगवत जमा भक्ति भगवत भक्ति। अब बाकी नियमों को देखिए कि यदि च ज होने पर झ में परिवर्तन होता है। ये सारे परिवर्तनों के बारे में आप इन स्लाइड्स के साथ साथ अपनी पाठ्य पुस्तक में भी देखेंगे और पाठ्य पुस्तक में से भी पढ़ेंगे। जैसे कि हमने पहले पाठ्य पुस्तक के एक एक नियम को पढ़ा, समझा और आपकी पाठ्य पुस्तक में उपयुक्त उदाहरणों के साथ उसको समझाया गया है। जैसा कि मैं वीडियोस में और लाइव क्लासेस में आपको समझा चुकी हूँ, उसी प्रकार आप इन स्लाइड्स के साथ साथ पाठ्य पुस्तक भी सामने रखेंगे और इन्हें वापस अपने उदाहरणों के साथ समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, इसमें जैसे त के साथ च जब जुड़ता है तो चच होता है। जैसे उत जमा चारण उच्चारण, हमने यहाँ नियम पढ़े। इन नियमों के आधार पर त जमा जज हो गया, सत जमा जन सज्जन। सभी बच्चे बहुत सारे उदाहरणों से बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, इसलिए पुनरावृत्ति के अंतर्गत मैं बहुत जल्दी से आपको एक बार पुनरावृत्ति करा रही हूँ। लेकिन हम अपनी पाठ्य पुस्तक में से भी इस पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे। आगे देखिए, जैसे आप यहाँ पे सभी उदाहरणों से समझ सकते हैं। एक और नियम है, यदि म के बाद क से म तक कोई व्यंजन हो तो म न के अनुस्वार में बदल जाता है। अनुस्वार वाले आपने बहुत से उदाहरण देखे। जैसे सम जमा कल्प संकल्प, किम जमा कर किंकर। यहाँ पे मैंने दो ही उदाहरण आपके समक्ष रखे हैं, जबकि पाठ्य पुस्तक में हम इसके उपयुक्त उदाहरणों का अध्ययन कर चुके हैं। अब देखिए, जैसे म के साथ म जुड़ता है तो मम हो जाता है, सम जमा मान सम्मान। अब हम पढ़ेंगे स्वर संधि के 5 भेद और व्यंजन संधि के नियमों को जानने के पश्चात हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे, जो संधि का अंतिम और तीसरा भेद है। विसर्ग संधि से में होने वाले परिवर्तनों का हम पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे और विस्तार से उनको जानेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा था, विसर्ग संधि की परिभाषा के लिए देखिए, विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन आता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे दुहु जमा उपयोग दुरुपयोग। अब इसके परिवर्तनों को समझेंगे इसके नियमों के साथ।
क नियम है, यदि विसर्ग से पहले अ हो, बाद में अ या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण य, र, ल, व, ह हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। यही हमने नियम पढ़ा था पहला। तो अध जमा गति, अधोगति, यहाँ ओ हो गया। फिर हम इसका ख नियम पढ़ेंगे। ख नियम में विसर्ग का र में परिवर्तन होता है। यदि विसर्ग से पहले अ, आ से भिन्न स्वर हो और विसर्ग का मेल किसी स्वर या किसी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण ग, घ, ड़, च, झ, न, ड, ढ, द, ध, ब, भ, म से हो या य, र, ल, व से हो, जो हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं, तो विसर्ग र में बदल जाता है। इस नियम को और आपको डिटेल में सभी व्यंजनों के साथ बताया गया है, इसीलिए मैंने आपको इस स्लाइड में और डिटेल में बताया है। पाठ्य पुस्तक में भी आपने पढ़ा, लेकिन यहाँ से आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो इसमें देखिए विसर्ग र में बदल जाता है और आगे स्वर होने पर उसके साथ मिल जाता है। जैसे निहि जमा आहार, निराहार, निहि जमा विघ्न, निर्विघ्न, निहि जमा मल, निर्मल, निहि जमा भय, निर्भय, पुनः जमा जन्म, पुनर्जन्म, दुहु जमा लब, दुर्लभ, दुहु जमा गुण, दुर्गुण। अब इसका ग नियम देखिए, विसर्ग का श में परिवर्तन का नियम। विसर्ग से पहले यदि कोई स्वर हो और बाद में च, छ या श हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे निहि जमा चय, निश्चय, निहि जमा छल, निश्छल, दुहु जमा शासन, दुशासन। आशा करती हूँ सभी बच्चे बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे इन स्लाइड्स के माध्यम से। विसर्ग का स में परिवर्तन का नियम। विसर्ग के बाद यदि त या स हो तो विसर्ग का थ हो जाता है। धू जमा साहस, दुस्साहस, मनः जमा ताप, मनस्ताप। ड़ इसका नियम है, विसर्ग का श में परिवर्तन। यदि विसर्ग से पूर्व ई या उ हो और विसर्ग के बाद क, ख, ट, ठ, प, फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे दुहु जमा कर्म, दुष्कर्म। श ध्वनि, श इसका व्यंजन की यहाँ पे हमें ध्वनि सुनाई दे गई। निहि जमा फल, निष्फल। व्यंजनों में परिवर्तन देखिए किस माध्यम से हो रहा है, ये भी आपको उच्चारण के माध्यम से ही पूर्णतः समझ में आएगा, इसलिए उच्चारण साथ साथ करें। अब है विसर्ग के लोप होने का नियम, जहां पर विसर्ग का लोप हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, और यदि विसर्ग से पहले का स्वर दीर्घ हो, दीर्घ स्वर को आप अच्छे से जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं। दीर्घ स्वर वह स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है। जैसे निहि जमा रोग, निरोग, निहि जमा रस, नीरस। यदि विसर्ग से पहले अ, छोटा अ या बड़ा आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग के लोप के दो नियम बता दिए यहाँ पे। जैसे अतः जमा एव, अतएव। जब आप उदाहरणों से समझेंगे या आप संधि विच्छेद करेंगे या पुनः संधि के शब्द का निर्माण करेंगे तो आपको ये सारे नियम, आप इनका प्रयोग अपने आप से करेंगे, लेकिन वो अपने आप स्वतः होता जाएगा। पर उससे पहले आपको उसके लिए प्रत्येक नियम को अच्छे से ध्यान पूर्वक समझना है। इसलिए ये स्लाइड्स मैं आपको अपलोड कर दूंगी, आपको मिल जाएंगी। इन्हें बार बार देखकर, इनके शब्दों का उच्चारण कर कर और अपने पाठ्य पुस्तक में से भी आप पढ़कर इनको दोबारा से इनकी पुनरावृत्ति करेंगे। और अगर फिर भी आपको कोई संशय रहता है तो आप संशय निवारण कक्षा में इसके बारे में हमसे पूछ सकते हैं। अब देखिए, विसर्ग का परिवर्तन ना होना, लोप होना हमने देख लिया। अब हम देखेंगे परिवर्तन ना होना। यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के मेल क या प से हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे प्रातः जमा काल, प्रातःकाल, अंतः जमा करण, अंतःकरण, अधः जमा पतन, अधः पतन, अतः जमा पुर, अंतःपुर,
तो ये इनसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ पर हमारा पाठ समाप्त होता है। आशा करती हूँ आप सभी बच्चों को पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। पुनरावृत्ति के अंतर्गत आपके कुछ संशय होंगे जिनका निवारण हो गया होगा। अगर उसके बाद भी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप संशय निवारण कक्षा में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। इस पाठ की पुनरावृत्ति के बाद अब मिलेंगे नए पाठ को लेकर। धन्यवाद।